हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लिव स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की एसएसटी से इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर पढ़कर जाइएगा ज़रूर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या फिर कोई भी समूह जिसके लिए विकास का लक्ष्य जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। ऑब्वियसली सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं सबको। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके जो विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और कई बार इनकी जो प्रकृति है वो परस्पर विरोधी भी हो सकती है। और एक के लिए जो विकास का लक्ष्य है वो दूसरे के लिए विनाश का कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए नदी पर बांध बनाना। जैसे कि अगर देखिए कोई दो व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति चाहता है कि नदी के पास बांध बनवाया जाए, तो जो एक व्यक्ति है उसके लिए वो विकास होएगा क्योंकि उसको अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छे पानी मिलेगा, ठीक है। परंतु जो दूसरा व्यक्ति है उसको वहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है बांध बनाने की वजह से। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो दोनों व्यक्ति हैं उन दोनों के लिए नदी पर बांध बनाना एक के लिए विकास है और एक के लिए विनाश है, उसका घर बार डूब जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और यहाँ की जो किसान है वहाँ के विस्थापन का कारण बन सकता है नदी पर बांध बनाना, है ना, इस वजह से। और आगे देखते हैं हम। और आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आय के अतिरिक्त और कौन कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या केवल आय ही हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत होता है? नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बेहतर जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा और जो समानता की जो भावना है और शांतिपूर्ण माहौल। इन सारी चीज़ों की हमें अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि जो मुद्रा है वो केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीद सकता है। मुद्रा उन वस्तुओं को नहीं खरीद सकता जो कि हमें अच्छे जीवन के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो एक विकासशील देश होता है और जो एक विकसित देश होता है उसके बीच में मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उन दोनों में एक और विकासशील देश और एक और विकसित देश, इन दोनों में क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो जो हमारे विकासशील देश होते हैं उसमें क्या होता है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं और निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, और जो साक्षरता दर होता है वो भी निम्न होता है, और सामान्य रहन सहन होता है, और बेहतर जो स्वास्थ्य है उसका भी अभाव होता है। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। और विकासशील देश में क्या होता है कि ना औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं, प्रति व्यक्ति जो आय होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आय होता है वो भी कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अधिक मृत्यु दर होती है, ठीक है। और दूसरी ओर जहाँ पे विकसित देश की बात करें तो वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ विकसित होती हैं, उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, और जो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय होता है ना वो भी उच्च होता है, वहाँ का साक्षरता दर भी उच्च होता है, और जो लोगों की स्वास्थ्य स्थिति होती है वो विकासशील देश के अकॉर्डिंग बेहतर होती है। और वहाँ पे जो जन्म दर होता है वो जन्म दर और जो मृत्यु दर होता है वहाँ पे कंट्रोल होता है विकसित देश में, ठीक है। और आगे देखते हैं हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के लिए जो साक्षरता है वो क्यों अनिवार्य है। मतलब कि अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो उसमें साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है अगर हमें आर्थिक विकास चाहिए। क्योंकि जब हम लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें जो ज्ञान और जो दक्षता होता है वो प्राप्त होता है, और रोजगार का स्तर बढ़ जाता है, और नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसका प्रयोग का स्तर भी बढ़ता है। क्योंकि हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि हम कैसे नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और उसका स्तर बढ़ा सकते हैं। और जो लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, जो आदि ये सारी चीज़ें होती है उनके प्रति हमें जागरूकता प्राप्त होती है, शिक्षा अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर व्यक्ति हैं तो। और जो नए नए उद्योग होते हैं उनको स्थापित करने की क्षमता हम बढ़ती है। तो जहाँ पर भी साक्षरता अधिक होएगी जिस भी जगह की, वहाँ पर ना ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, और जिसकी वजह से आर्थिक विकास भी वहाँ का बहुत अच्छा होता है, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ज्ञान और दक्षता मिलता है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, तकनीकों का प्रयोग स्तर बढ़ता है, लोगों के जो स्वास्थ्य और पर्यावरण होता है ना उसके प्रति वो जागरूक होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। और आगे देखते हैं
कि जो विकास की धारणता है उससे आप क्या अभिप्राय है। विकास की धारणता की जो 4 विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें विकास की जो धारणता है उसके बारे में बताना है। तो जो विकास की धारणता है ना, उससे अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना। मतलब कि ऐसा विकास करना, ऐसे पर्यावरण की जो चीज़ें हैं उसका हमें ऐसा उपयोग करना है कि जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है उसकी भी ज़रूरतों की पूरी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहे। ऐसा ना हो कि सारे संसाधन हम ही ख़त्म कर लें। ठीक है, और तो इस वजह से जो विकास की धारणता है कि उसमें यही होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही हमें वर्तमान की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है कि अगर हम विकास की धारणता अपनाते हैं तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। उसका ये होता है कि जो इसके ज़रिए क्या होता है ना कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है। नवीकरणीय जो संसाधन होती है जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन, उनका अधिकतम उपयोग होता है। और जो वैकल्पिक संसाधन है उनको ढूंढने में मदद मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमने नए नए संसाधनों की खोज में लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अलावा वैकल्पिक मतलब उसके अपोजिट हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम किसी और चीज़ का, अगर हम कोयले का यूज़ कर रहे हैं तो कोयले की जगह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो विकल्प, उसके विकल्प में हम कौन सी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। राइट, तो इसकी विकास की धारणता की वजह से क्या होता है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग होता है और जो उसके बदले वैकल्पिक संसाधन है उसको ढूंढने में मदद मिलती है। और जो संसाधन है उनको पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है ना, उसको पिघलाकर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या और कई अन्य चीज़ें जिनका हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। राइट, तो ये सारी चीज़ें विकास की धारणता में आता है। अगर आप एग्जाम में एज इट इज़ भी लिख कर आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करती हैं। इस कथन का हमको विश्लेषण करना है। हमें बताना है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो वेतनभोगी होती हैं, वो मिले जुले लक्ष्यों का काम कैसे पूरा करती है। क्योंकि देखिए वो मिले जुले लक्ष्य पूरा करते हैं, घर का भी काम, बाहर का भी काम, तो उनके लिए हो गया ना मिले जुले लक्ष्यों का काम। ठीक है, तो इसका हम आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो वेतनभोगी जो महिलाएं होती हैं उनका घर और समाज में समान होएगा। अगर वो कोई महिला है वो काम करती है तो उसका घर और समाज में भी समान होता है और उनके कामकाज में ना कि हाथ बटाया जाने लगता है। जब महिला भी वेतनभोगी होती है तो उसके घर के कामकाज में भी उसका हाथ बटाया जाता है। और जो वेतनभोगी महिलाएं हैं ना उनको अधिक से अधिक स्वीकार किया जाएगा। और यदि वातावरण सुरक्षित है तो जो महिलाएं हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कर सकती हैं और अपने परिवार का जो जीवन स्तर है वो सुधार सकती हैं। मान लीजिए अगर किसी फैमिली में 4 लोग काम करते हैं और अगर वहाँ की महिलाएं भी करने लग जाती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उस परिवार का जो जीवन स्तर है वो पहले के अकॉर्डिंग सुधर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर जब महिलाएं भी वेतनभोगी होती हैं तो वो भी मिले जुले लक्ष्यों का पूरा करती हैं। राइट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि तो जेब में रखा रुपए है ये वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचना कीजिए कि क्या हम इस क्वेश्चन में बताना चाह रहे हैं कि क्या जो जेब में रखा रुपए है वो सब कुछ खरीद सकता है जो आपको अच्छे जीवन के लिए ज़रूरत हो? नहीं ना। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? आपको ये बताना है। तो आप लिखेंगे हाँ, हम इस कथन से सहमत है कि जो जेब में रखा रुपए है वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकता है। बिकॉज जो जेब में रखा रुपए है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता है। प्रदूषण मुक्त अगर वातावरण चाहिए तो वो तो पैसे नहीं खरीद सकते। राइट, और संक्रामक जो बीमारियां होती हैं खतरनाक, अगर उनसे बचना है तो वो भी पैसों की वजह से भले ही हम इलाज करा सकते हैं पर उसको रोका तो नहीं जा सकता ना। वो बीमारी होगी ही नहीं पैसों की वजह से, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका इलाज भले ही कराया जा सकता है। राइट, और जो अभौतिक वस्तुएं होती है जैसे आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें भी पैसे नहीं खरीद सकते। राइट, और जो जीवन की जो खुशियां हैं वो भी मुद्रा नहीं खरीद सकती। अगर मुद्रा ज़रूरी होता है पर जो हमें अच्छे जीवन के लिए ज़रूरत होती है वो मुद्रा नहीं खरीद सकती है। राइट, तो इन चारों ऑप्शंस की वजह से हम बता सकते हैं कि मुद्रा किस प्रकार जो है सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती जो हमें बेहतर जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम
कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, मीन्स लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे नए नए रोजगार को उत्पन्न किया जाए, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि छोटी अवधि के लिए अगर तुरंत रोजगार बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और दीर्घकालिक मतलब ऐसे उपाय जो आगे बहुत लंबे समय तक चले और सभी को इसका फायदा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटी अवधि के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमें एक्स्ट्रा रोजगार, अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए करने चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बुक में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार योजना थी 2005, उसमें कुछ ऐसा योजना था कि इसके अंतर्गत ना 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई थी, ठीक है। और रोजगार अगर नहीं दे पाती है सरकार तो उसमें बेरोजगारी भत्ता देगी, ऐसा सरकार ने बोला था इस रोजगार योजना के तहत, ठीक है। और जो उसमें गरीबों से भी, जो गरीब होते हैं ना, उनके लिए भी रोजगार मिलना, उनको भी रोजगार प्रदान कराना इस रोजगार योजना में वो था। और इसमें क्या था कि आपको अपने गांव के आसपास में ही काम मिलेगा, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, राइट। और साल के कम से कम 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको क्षेत्रों में भी वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, सार्वजनिक, निजी, है ना। इन सब के तहत भी हम बांटकर जो छोटी अवधि के लिए उपाय हैं हम कर सकते हैं। परंतु ये तो छोटी अवधि के लिए हुए कि मतलब छोटी अवधि के टाइम के लिए 100 दिन ही तो होगा ना। तो दीर्घकालीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, लंबे के समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं कि जो कृषि की सुविधाएं हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। और जो सस्ती दर पर कृषि है उसमें सस्ती दर पर कृषि ऋण हम दे सकते हैं किसानों को, मतलब उनको उधार पैसे अवेलेबल करा सकते हैं सस्ती ब्याज दर पर, राइट। और जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, मतलब जो आधे ग्रामीण क्षेत्र ना वो शहर होते हैं ना वो गांव होते हैं, उनको हम अर्ध ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज है, उनकी स्थापना कर सकते हैं। विश्वविद्यालय कॉलेज से क्या होगा, स्थापना से क्या होगा, नए नए अध्यापकों की ज़रूरत होगी, इस प्रकार से भी रोज़गार का सृजन होगा, बच्चे आगे पढ़े लिखेंगे तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदा होएगा, है ना। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करेंगे लोग, अच्छा जीवन उनको मिलेगा, स्वास्थ्य की सारी चीज़ें तो उनके लिए लाभदायक होगा। तो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन उपाय हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कृषि के लिए सुविधाएं दे दी, अच्छे उधार ऋण उपलब्ध करा दिए गरीबों के लिए, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग खोल दिए, विश्वविद्यालय कॉलेज वगैरह खोल दिए। इनके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें मजदूरों के समक्ष आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो हमने देखा था ना कि मजदूरों के काम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दो तरह से बांटते हैं, संगठित और असंगठित। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें मजदूरों के सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्रक होते हैं ना वो सरकार द्वारा नियमित नहीं होते, वो सरकार के विनियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ के जो मजदूर होते हैं उन पर बहुत अत्याचार होते हैं। इसमें क्या होता है ना, बहुत से लोग अपने अपने छोटे कार्य सड़कों पर विक्रय करते हैं और निम्न वेतन मिलना, बहुत कम वेतन मिलते हैं जबकि मजदूरी बहुत ज़्यादा और तथा नहीं होती, तथा जो रोज़गार है वो नियमित नहीं होता। इनका मालिक जो होता है वो जब मर्जी चाहे निकाल सकता है, वापस काम पे ला सकता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अतिरिक्त समय अगर ओवर टाइम कोई करता है तो उसके पैसे भी नहीं देते। अगर कोई छुट्टी कर लेता है तो अगर वो बीमारी के कारण भी छुट्टी करता है तब भी उसके पैसे काट लिए जाते हैं, राइट। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा छुट्टी होती है जैसे संडे वनडे की, इसका भी कोई प्रावधान नहीं होता। और ये जो नौकरी होती है वो भी असुरक्षित होती है, राइट। तो कुछ ये समस्याएं हैं जो कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आती हैं। सरकार के विनियमों का पालन नहीं करते तो यहाँ के जो मालिक होते हैं वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, राइट। और जितने भी कानून होते हैं लेबर से जुड़े हुए उनका भी बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता है यहाँ पे, राइट। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, उससे क्या अभिप्राय है। और जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं उससे उनके द्वारा उदाहरण देने हमें, जो शहरी और ग्रामीण दोनों जगह से हमें उदाहरण देने हैं और बताना है कि जहाँ इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष कार्यरत होते हैं
मगर वास्तव में बेरोजगार होते हैं। मतलब कि आपको ऐसा तो लगेगा कि ये काम तो कर रहे हैं, पर वास्तव में ना वो बेरोजगार होते हैं, क्योंकि एक ही काम पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। और ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में देखा पाया जाता है कि जिस खेत में 10 लोग की आवश्यकता है वहाँ पे 20-20 लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कर रहे होते हैं कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग काम तो कर रहे होते हैं परंतु वो उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते, उसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। और शहरों क्षेत्रों में क्या होता है कि एक दुकान को, मान लीजिए कोई राशन का दुकान है, उसको 4-4 सदस्य चला रहे हैं परिवार के, परंतु वहाँ वह दुकान जो है केवल 2 लोगों के कार्य से भी चल सकती है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे हमारे, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से था। ठीक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, लोग प्रत्यक्ष कार्यरत होते हैं मगर वास्तव में बेरोजगार होते हैं। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं उसके जो कर्मचारियों को जो प्राप्त होने वाले कोई 3 लाभ बताने। अभी हमने देखा ना कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं उनको क्या क्या नुकसान होते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें, कुछ भी मिलता है या नहीं, वो हमने देखा। तो अब हम देखेंगे कि संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उनको कौन से लाभ मिलते हैं। राइट। तो जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं उनको रोजगार के सुरक्षा का लाभ मिलता है। राइट। और उनको ना अतिरिक्त समय का काम का प्रावधान होता है। एक और जहाँ असंगठित क्षेत्र में आप एक्स्ट्रा काम करिए, छुट्टी करिए, तब भी पैसे कटेंगे, परंतु जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए आपको अलग से पैसे मिलते हैं, इसका प्रावधान होता है। और सवेतन छुट्टी भी होती है, जैसे संडे की छुट्टी, अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसकी छुट्टी, उसके साथ आपको वेतन भी मिलेगा उस छुट्टी का, और जो अवकाश काल में भुगतान भी मिलेगा। और जो भविष्य निधि सेवानुदान होता है, PF वगैरह होते हैं, वो भी उनको मिलते हैं। चिकित्सा लाभ मिलता है, पेंशन मिलता है, जो SI होता है ना, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं चिकित्सा लाभ में। उनको नौकरी के बाद वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक अगर वो काम करते हैं तो उनको पेंशन के भी प्रावधान मिलते हैं जो संगठित क्षेत्र में होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे कई लाभ होते हैं जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, क्योंकि ये जो सरकार के जो नियम वगैरह होते हैं उनका पालन अच्छे से करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, GDP जिसे कहते हैं, भारत में इसे नापने का जो कार्य है वो किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किसी देश के भीतर की किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसको हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ कि मान लीजिए कोई एक ईयर है, उसमें जितनी भी तीनों हमारे क्षेत्रक होते हैं उन तीनों क्षेत्रकों से जितना भी उत्पादन हो रहा है, सेवाएं हो रही है, उसका जो अंतिम वस्तु होता है या अंतिम सेवा जो होती है उसका जो मूल्य होता है, उसी का जो योग होता है ना, वही हमारा GDP होता है। और उस वर्ष में क्षेत्रक के जो कुल उत्पादन है उसकी जानकारी प्रदान कराता है कि जितने भी क्षेत्रक है उसमें से कुल कितना उत्पादन हुआ है, यह जानकारी प्राप्त करवाता है। ठीक है। और जो मापन का कार्य है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं हम कि जो भारत है उसमें तृतीय क्षेत्रक को कितना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को बताइए कि ऐसा क्या कारण है जिसमें भारत में जो तृतीय सेक्टर है जो हमारा, वो इतना महत्वपूर्ण बन रहा है। उसके लिए ऐसे क्या कारक हैं, हमें वो बताने हैं। तो अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, डाक एवं तार, रक्षा परिवहन आदि की जो आवश्यकता है, और कृषि एवं जो उद्योग के विकास के हेतु जो अनेक सेवाएं हैं उसकी आवश्यकता होती है। राइट। और जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे जैसे जैसे लोगों की ना आय बढ़ती है वैसे वैसे कुछ जो लोग होते हैं ना वो अन्य सेवाओं की मांग करते हैं। जैसे से अगर लोग थोड़ा अमीर होने लगते हैं तो वो रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, पार्लर जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो एक्स्ट्रा सेवाएं उत्पन्न करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है लोग अन्य चीज़ों में मांग शुरू करते हैं, और कुछ नई सेवाएँ जैसे कि संचार और जो कुछ नई जो सेवाएं होती है जैसे कि संचार प्रौद्योगिकी, इन पर जो आधारित सेवाएं होती हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं, लोगों का आय बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो इन वजह से क्या हो रहा है कि तृतीय जो क्षेत्रक है वो महत्वपूर्ण बनते जा रहा है भारत में भी। ठीक है। और आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो ग्रामीण भारतीय में है उसमें जो रोजगार है उसके अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। कोई ऐसे सुझाव बताइए जिससे कि जो ग्रामीण भारत है, जो भारत में ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उसको सुधारना चाहिए, और जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करना चाहिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सुलभ, सस्ती और बेहतर परिवहन सेवाएं उत्पन्न करानी चाहिए। कृषि और जो गैर कृषि है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि लोगों की आय बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होगा तो लोगों का जीवन अच्छा होएगा, सिंचाई की सुविधाएं मिलेगी तो है ना, उनको खेती अच्छी होएगी, उनको सारे लाभ मिलेंगे। और कृषि आधारित जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं और जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जो ग्रामीण भारत है उसमें रोजगार के अधिक अवसर मिले। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हम इन सारी चीज़ों को अवेलेबल कराते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो वहाँ पे भी हम रोजगार का अच्छा अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। राइट, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है और तथा जो मानव विकास सूचकांक है उसकी अवधारणाओं की हमें यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो जो मानव विकास सूचकांक है और जो प्रति व्यक्ति आय है वो HDI शैक्षणिक स्तर, सूचक स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत है। तो जो हमारा मानव विकास सूचकांक होता है या जो प्रति व्यक्ति आय कहिए, वो क्या होता है कि जो हमारा स्वास्थ्य की स्थिति होती है और जो प्रति व्यक्ति आय होता है उसका औसत, यानी इन दोनों का जब हम भाग करते हैं तो जो आंसर आता है वही हमारा HDI होता है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि देश की औसत आय को देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो देश है, कोई भी पर्टिकुलर देश है, अगर वहाँ की जितनी भी आय हुई किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जितना भी आय हुआ है, अगर उसको देश की कुल जनसंख्या से हम भाग कर देते हैं तो जो आंसर होता है वही हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है। राइट, तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो विकास की कोई 3 विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। जो विकास हमारा होता है उसकी 3 विशेषताएं हमें बतानी है। तो जो विकास है वो लक्ष्यों का मिश्रण है। वो किसी के लिए विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो सभी के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी के लिए कोई विकास हो सकता है, वही चीज़ किसी के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। राइट, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो विकास है वो लक्ष्यों का मिश्रण होता है। इसमें सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा, किसी को शिक्षा चाहिए होती है, किसी को सुरक्षा, किसी को समानता, किसी को स्वास्थ्य। राइट, तो इसकी आकांक्षा, देश के विकास के विषय में जो विभिन्न लोग हैं उनकी धारणाएं जो हैं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पे पार्क बनवाया जाए, कोई कह रहा है स्कूल बनवाया जाए, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सोच होगा वो विरोधी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि लोगों की जो धारणा है वो भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी भी हो सकती है। और जो अलग अलग लोग हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। लोग अलग अलग हैं, उनकी सोच अलग अलग है, तो उनके लिए विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी अलग अलग होंगे। राइट, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो मुद्रा है, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि जो मुद्रा का आविष्कार है उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली की किस कठिनाई को सामना करना पड़ा। मतलब जब मुद्रा नहीं चलती थी तो उससे पहले ऐसी कौन सी, जब हम वस्तु विनिमय का प्रणाली का यूज़ करते थे यानी वस्तु के बदले वस्तु देकर लेन देन करते थे, तो उसमें हमें कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उसमें हमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का सामना करना पड़ता था। इसमें क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बेचना चाह रहा है तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको वो भी उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो, तभी वो लेन देन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो मुद्रा है उसको विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या है मुद्रा में जिसको कोई लेने से मना नहीं करता है, उसको विनिमय का माध्यम माना गया है, उसको सभी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो ये विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको मुद्रा दे दीजिए, तो वो उस वस्तु को ले लेगा या दे देगा। अगर कोई वस्तु आप लेना चाहते हैं तो, और वो आगे जाकर उसको जो चाहिए होगा वो खरीद सकता है। तो हुआ ना मध्यस्थता का काम, बीच का काम किया ना मुद्रा ने। इसीलिए जो मुद्रा है वो विनिमय यानी लेन देन के माध्यम में मध्यस्थता का कार्य करती है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम कहा गया है। और देखते हैं हम
कि जो बैंक है वो अपने पास कितना नकद शेष रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया भी होगा कि जो बैंक है वो लोगों को लोन भी देती है, उधार भी देती है, राइट। तो क्या ऐसा होता है कि जो बैंक है वो सारे ही पैसे लोन पे दे देती है हम जितना भी जमा करते हैं? नहीं ना, बिकॉज हम लोग पैसे निकालने भी जाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जो बैंक है उसके पास जो कुल राशि होती है उसका वो 15% अपने पास रखती है और बाकी लोगों को उधार दे देती है। वो 15% इसलिए रखती है ताकि अगर कोई पैसे निकालने आता है तो वो उसको दे सके। तो बैंकों को अनिवार्य होता है 15% अपने पास कैश में रखना, राइट। और देखते हैं हम कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विनिमय होता है उसके लिए कौन सी करेंसी का उपयोग किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह होता है, विनिमय लेन देन होता है, उसके लिए ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसका उपयोग किया जाता है? तो जैसा आपको पता भी होगा उसके लिए डॉलर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक विकास है वो उदाहरण किसका है। बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक है, ठीक है, वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो एक स्वयं सहायता समूह का उदाहरण है। और आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विनिमय के रूप में कोई मुद्रा कब मान्य होती है। अगर कोई मुद्रा आई तो वो मान्य कब होगी विनिमय के रूप में? जब उसे देश की सरकार उसे इस कार्य के लिए प्राधिकृत करती है। मतलब इस विनिमय के लिए जब उससे वहाँ देश की सरकार उसको प्राधिकृत कर देती है तो जो कोई भी मुद्रा है वो विनिमय के रूप में मान्य हो जाती है, राइट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो अनौपचारिक ऋण होते हैं उनको किन शर्तों से प्राप्त किया कर सकते हैं, किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। जो अनौपचारिक, हमारे ऋण के भी दो तरीके होते हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक तो वो होते हैं जो हम बैंक वगैरह से लेते हैं, राइट। और जो अनौपचारिक जो हम फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, मित्रदार से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही बताना है ऐसे कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम अनौपचारिक ऋण ले सकते हैं। तो वो महाजन हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं आदि। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो अनौपचारिक स्रोत हैं उनसे जो प्राप्त ऋण है वो अधिक महंगा क्यों होता है? क्योंकि औपचारिक ऋण में क्या होता है, उसमें कुछ फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा ब्याज दर नहीं हो सकता। परंतु जो अनौपचारिक होता है ना उसमें वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिस वजह से जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं वहाँ से ऋण लेना हमारे लिए महंगा भी हो जाता है। इसका रीज़न क्या है हमें यही बताना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऋण है वो प्राप्तकर्ता की आय का अधिक हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। वो महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना हम पैसे लेते हैं ना उसमें हमें कहीं ज़्यादा हमें ब्याज देना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, यानी जिसको ऋण मिल रहा है उसका जो आय यानी उसका जो इनकम हो रहा होता है उसमें से अधिक हिस्सा जो है ना उस कर्ज का, उस उधार लिए गए पैसे का ब्याज चुकाने में ही उसकी इनकम चली जाती है, जिस वजह से वो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेना महंगा पड़ता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो आत्मनिर्भर समूह है उसमें बचत व ऋण संबंधी जो निर्णय है वो लेता कौन है? जैसे स्वयं सहायता समूह वगैरह होते हैं उसमें जो ऋण संबंधी जो निर्णय होता है वो लेगा कौन? तो उसके जो निर्णय होते हैं वो समूह के सदस्य ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्कों के प्रयोग से पहले कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी? तो पहले क्या होता था, ज़्यादातर अनाज को हमारे मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। तो आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो भारत है उसमें औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत में अधिकतर लोगों को अनौपचारिक से क्षेत्र से ऋण लेना पसंद करते हैं, परंतु हमें भारत में औपचारिक ऋण का जो क्षेत्र है उसको विस्तृत करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो हमारा अनौपचारिक स्रोत है उसमें ऋण की प्राप्ति जो है वो आसानी से हमें ऋण मिल जाता है, परंतु शोषण अधिक होता है। क्योंकि जो अनौपचारिक, हमें यहाँ पे क्या बताना है, औपचारिक ऋण के क्षेत्र के बारे में बताना है, उसको बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन में आप जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसकी के बारे में भी बता सकते हैं, उसका अपोजिट कि किस प्रकार वहाँ पे ये होता है तो ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो अनौपचारिक स्रोत है उसमें ऋण की प्राप्ति आसान होती है, परंतु जो उनका शोषण है वो बहुत अधिक होता है। और जो ब्याज की दरें होती हैं वो अनिश्चित होती हैं और वो अपने मनमर्जी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और जो गरीब अशिक्षित लोग होते हैं वो आसानी से ऋण जाल में, कर्ज जाल में फंस जाते हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें भारत में औपचारिक ऋण बढ़ाने की ज़रूरत है।
और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें साहूकारों पर जो निर्भरता है वो भी कम करने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो साहूकारों पर निर्भर ना होए, है ना। और जो छोटे कर्जदार हैं उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए, इसके लिए भी हमें औपचारिक ऋण को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे देखते हैं हम कि क्या कारण है कि जो बैंक है वो कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं बैंक, वो कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कुछ नियम वगैरह होते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भारत है उसके जो सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक नहीं है। सबसे पहली बात तो यही कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हर जगह बैंक अवेलेबल नहीं है, राइट। और जो बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लगता है बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ज़्यादातर कि बैंक से कर्ज लेना ना एक मतलब उलझन में फंसना है। इससे अच्छा तो वो साहूकार से आसानी से कर्ज ले सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को साहूकार से कर्ज लेना आसान लगता है और बैंक से कर्ज लेना मुश्किल लगता है। और जो बैंक से कर्ज लेते वक्त जो संपत्ति और जो तमाम जो किस्म के जो कागजात वगैरह होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक की भी कुछ शर्तें वगैरह होती हैं, उनको कुछ कागज़ वगैरह की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो गरीब परिवार है उसको इस वजह से क्या होता है कि अधिकतर गरीब परिवारों में ना वो कागजात वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते किसी कारणवश। तो इस वजह से भी क्या होता है, जो बैंक है वो कर्ज देने में असफल हो जाती है। सबसे पहला तो यही कि वहाँ पे बैंक ही अवेलेबल नहीं है और लोगों को बैंक से कर्ज लेना बहुत झंझट का काम लगता है। और तीसरा क्या है कि जो बैंक है उनको सारे कागजात ना मिल पाने के कारण वो ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी या कुछ कर्जदारों को उधार नहीं दे पाते हैं, राइट। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था में वो मुद्रा क्या भूमिका निभाती है। अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की क्या इंपॉर्टेंस है, मुद्रा क्या भूमिका निभाती है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आप बता सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है ना उसमें मुद्रा की मुख्य भूमिका होती है। मानव के प्रत्येक कार्य में धन का उपयोग किया जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसमें हम धन का उपयोग ना करते, हर एक काम में हम धन का उपयोग करते हैं, राइट। और मुद्रा के बिना लेन देन करना बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे पहले वस्तु विनिमय होता था उसमें आपने देखा ना किस प्रकार हमें मुश्किल होती है। तो इसलिए जो मुद्रा के बिना लेन देन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और मूल्य की एक इकाई है मुद्रा, राइट। और अस्थगित भुगतान का एक मानक भी है मुद्रा, मतलब बिना रुकावटों के हम भुगतान कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, जो हमें चाहिए दे दो मुद्रा ले लो, है ना। तो इस वजह से भी अस्थगित बिना रुकावट वाली भुगतान का एक मानक है। और मूल्य का संचय या संग्राहक है मुद्रा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी कोई 3 सीमाएं बतानी है कि जब हम वस्तु के बदले वस्तु के द्वारा लेन देन करते हैं तो उसकी क्या ऐसी 3 सीमाएं हैं वो हमें बताना है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो वस्तु विनिमय होता है उसमें ना वो तभी संभव होता है जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो, मतलब एक देने के लिए तैयार हो और एक लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, तभी वस्तु विनिमय संभव हो पाता है। और जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें धन या मूल्य के संचय में कठिनाई होती है। और जो कुछ वस्तुएं होती हैं वो अविभाज्य होती हैं, अतः कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अनाज को तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दे सकते हैं, पर कोई जूता बनाता है, अगर कोई पेंटिंग बनाता है तो वो तो तोड़ कर नहीं दे सकता ना कि आधा आप ले लो, एक जूता आप ले लो, नहीं ना। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको अविभाज्य भागों में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिस वजह से भी वस्तु विनिमय में एक सीमा तक ही हो पाता है, उससे आगे नहीं मुश्किलें आती हैं, राइट। और जो वस्तुओं का भंडार है वो लंबे समय तक किया नहीं जा सकता। अगर किसी भी वस्तु को लंबे समय तक रखते हैं तो उसको ख़राब होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो इस वजह से भी ये कुछ उदाहरण है जिसकी वजह से जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो 3 से उसकी कुछ सीमाएँ हैं, ठीक है। पहला क्या कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत होती है, धन और जो मूल्य होता है उसमें कठिनाई होती है संचयन में, और जो कुछ वस्तुएं तो वो अविभाज्य होती हैं जिसके कारण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वस्तुओं का भंडार लंबे समय के लिए नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो विदेश व्यापार है
और जो विदेशी निवेश है उसमें क्या अंतर होता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। तो देखते हैं हम, जो विदेशी व्यापार है, सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशों से वस्तुओं को खरीदना और बेचने के कार्य को विदेशी व्यापार कहते हैं। सीधी सी बात है, वस्तुओं को अगर विदेशों से खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। और इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। परंतु विदेशी निवेश में क्या होता है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो मेजबान बनती हैं और किसी देश में अपने धन से उत्पादन इकाइयों की स्थापना करते हैं, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वहाँ पे निवेश करती हैं, पैसा लगाती हैं और उत्पादन पर नियंत्रण स्थापन करती हैं, उसी को हम विदेशी निवेश कहते हैं। और विदेशी व्यापार क्या होता है कि विदेशों से वस्तुओं को लेन देन करना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो वैश्वीकरण के जो कारण है उसके प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का हमें उल्लेख करना है। वैश्वीकरण तो बढ़ रहा है, लोगों को लाभ भी मिल रहा है, पर क्या लोगों को सिर्फ लाभ ही मिला है, क्या उसके कुप्रभाव भी हुए हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं वैश्वीकरण से, हमें वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो बताते हैं हम कि कुछ कुप्रभाव जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला कि जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो छोटे उद्योगों जैसे कि बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, जो टायर हैं, टायर बेचने वाले होते हैं, उनको ना उनके उत्पादकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जिसके फलस्वरूप ये जो इकाइयां हैं, जो छोटी छोटी इकाइयां थी वो बंद ही हो गई हैं। और जो श्रमिकों की जो बेरोजगारी है उसमें वृद्धि हो गई है। जो छोटे मोटे श्रमिक थे उनके बेरोजगारी में वृद्धि हो गई है बड़ी बड़ी कंपनियां खुलने की वजह से। और जो श्रमिक हैं उनको अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जा रहा है, मतलब उनको मनमर्जी के अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है, लगाया जा रहा है काम पर, राइट। और जो श्रमिकों की जो संरक्षण है और जो लाभ है वो भी नहीं मिल पा रहा है उनके कारण। और जो श्रमिकों का अधिक घंटों तक काम करना अब आम सी बात हो गई है। अब श्रमिकों से ना मतलब एक्स्ट्रा काम भी करवाना आम सी बात हो गई है उनके लिए, राइट। तो ये जो कुछ कारण है, श्रमिकों को बेरोजगार मिलना अब होना, श्रमिकों को अस्थायी रहना, काम रेगुलर ना मिल पाना, श्रमिकों की जो संरक्षण सुरक्षा है उनको ना मिल पाना, अधिक घंटों तक काम करवाना, ये सारी चीज़ जो कुप्रभाव है वो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। और जो प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ, जो छोटे छोटे उत्पादक थे वो तो एक तरह से बंद ही हो गए हैं, वो एक तरह से उनका विनाश ही हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर अपलोड क्यों लगाया। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए वहाँ पे विदेशी व्यापार में हमें जो सरकार थी उसने विनिमय पर अवरोध लगा दिया था। ऐसे क्या कारण थे, हमें वो बताना है। तो कारण ये था कि जो विदेशी जो प्रतिस्पर्धा से देश की जो उत्पादकता थी उसको रक्षा करना था। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था जिससे कि स्थानीय जो हमारे उत्पादकता थे वो फल फूल नहीं पा रहे थे। इससे रक्षा करने के लिए सबसे पहला कारण। और दूसरा कहता है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। बिल्कुल ही जो स्थानीय काम थे ना पारंपरिक, जो उनको चौपट ही करके रख दिया था। और स्वतंत्रता के बाद ना यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए थे, है ना। और जो उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक था। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रोका जाता, उन विदेशी व्यापार को नहीं रोका जाता, तो जो स्थानीय कंपनियां हैं वो आगे विकास नहीं कर पाती, नहीं बढ़ पाती। इसके वजह से भी उन पर रोक बहुत आवश्यक था। और स्वतंत्रता के बाद जो भारत था वो टुकड़ों में बटा हुआ था और यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त हो रखे थे पूरे, है ना। ये भी एक कारण था। और क्या था कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के विदेशी संबंध भी इतने अच्छे नहीं थे। विदेशों से जब हम नए नए आज़ाद हुए थे तो हमारे भारत के अन्य विदेशों से इतने अच्छे संबंध भी नहीं थे कि वो अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकें। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार में अवरोधक लगा दिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेज, इसको हम विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। सेज क्या होता है ना कि किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आवश्यक करना।
गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट क्या करती है ना कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती हैं कि कोई एक क्षेत्र है उसको विशेष आर्थिक क्षेत्र बता देते हैं और वहाँ पे ना सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं, जैसे सड़क, परिवहन, हॉस्पिटल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवा देते हैं, जिससे क्या हो कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो आकर्षित हों और उस देश में आ जाएं और अपनी कंपनियां खोलें। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सेज कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना, इसी को हम कहते हैं सेज। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थी वो हमने डिस्कस करे हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा और समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। और हमने जो एसएसटी का जो इकोनॉमिक है उसके सभी चैप्टर कंप्लीट भी करवा दिए हैं। आप चाहें तो उनके प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियोस को भी चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।